मैट्रिक्स, मैट्रिसेस, मैट्रिक्स का प्लूरल है, यानी आव्यूह। ठीक, सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन, आव्यूह क्या है, मैट्रिक्स क्या है। तो एक्चुअली मैट्रिक्स is a rectangular array of number. A rectangular array of ordered number. Ordered numbers or function. Matrix is a rectangular array of ordered number or function. आप इसको कह सकते हैं कि आव्यूह क्रमित संख्याओं की या फलनों की आयताकार व्यवस्था है। विन्यास भी कह सकते हैं, विन्यास है। ठीक, ये तो उसका डेफिनेशन है। तो आव्यूह, चलिए थोड़ा वर्ड से देख लेते हैं आव्यूह क्या है। तो आव्यूह दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, आ प्लस व्यू। ठीक, आ का अर्थ है आयताकार, आ यहाँ पे आयताकार के सेंस में आया हुआ है, और व्यू का सामान्य रूप से अर्थ होता है विन्यास या व्यवस्था। ठीक, तो आव्यूह क्या एक्चुअली आयताकार विन्यास है, आयताकार व्यवस्था है। अब आयताकार व्यवस्था कैसे, किसकी व्यवस्था है? तो आयताकार संख्याओं की आयताकार व्यवस्था हो या फिर फलनों की आयताकार व्यवस्था है। अब यहाँ पे हम कैसे संख्याओं को रख सकते हैं या फलनों को रख सकते हैं? देखिए मैं आयताकार रूप में रखता हूँ संख्या को, जैसे 2 3 4 0 2। ठीक, तो ये संख्याएं आयताकार रूप में रखी गई हैं। अब इनको सुविधा के लिए हम लोग ब्रैकेट लगा लेते हैं, ये हो गया स्क्वायर ब्रैकेट। अब इस व्यवस्था को ही हम लोग कहते हैं आव्यूह। तो आव्यूह क्या है? कुछ डाटा आपको पहले से गिवन है, उसको एक व्यवस्था है एक प्रदर्शित करने की, आव्यूह। अब इसमें हमने क्या किया हुआ है, संख्याओं को एक विशेष क्रम में रखा हुआ है। मैंने ऐसे ही संख्या को आव्यूह के रूप में नहीं रख दिया, मैंने ऐसे ही अगर आयताकार, ऐसे ही मैं कुछ भी लिख दूं यहाँ, तो ये हमारा भले ही आयताकार है लेकिन ये आव्यूह नहीं होगा, क्योंकि यह आपको स्पष्ट क्रम में नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या है कि आपको अलग अलग पंक्तियां स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, अलग अलग स्तंभ भी आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। यह व्यवस्थित रूप में है और ये व्यवस्थित नहीं है। तो यहाँ पे हमने जो व्यवस्थित, यह कैसा होना चाहिए, आयताकार विन्यास होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा आव्यूह। सिंपल है, बहुत कुछ खास नहीं है, इतना बस क्लियर होना चाहिए कि ये संख्याओं की एक व्यवस्था है। कुछ डाटा गिवन होता है आपको, उसको व्यवस्थित करके रखने की एक प्रक्रिया है सिंपल सी, उसी को आप आव्यूह कहते हैं। अब आव्यूह को कैसे हम निरूपित करते हैं इसको समझते हैं। तो आव्यूह को निरूपित करने के लिए सिंपली हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट का यूज करते हैं, कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं। तो एक्चुअली मैं इसको लिख सकता हूँ A इक्वल्स टू दिस, कैपिटल ए, ये आव्यूह है। मैं इसको कहूंगा मैट्रिक्स A इज दिस। ठीक, तो मैं उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करूंगा, तो ये आव्यूह हो गया। ऐसे मान लीजिए मैंने लिखा कोई दूसरा एक आव्यूह, कोई एक मैट्रिक्स B है, 1 2 0 1 4 6, और ये भी आपका एक मैट्रिक्स है। तो इस तरह से आव्यूह हो गया।
तो अब देखते हैं अगला टॉपिक, अवयव के अवयव, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए एलिमेंट क्या है, बहुत सिंपल है। अवयव के अवयव, आप कोई भी अवयव बनाते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, कोई संख्या का होगा या फिर फलन का होगा। तो कोई अवयव जिस संख्या से, जिन संख्याओं से बना होता है, उन संख्याओं को ही उसका अवयव कहते हैं। कोई अवयव है, जैसे मान लीजिए हमने कोई एक अवयव लिया a 2 1 0 4 3 5, तो ये एक अवयव है। सिंपली कैसे कह सकते हैं आप, ये अवयव है इसलिए कि हमने संख्या लिया हुआ है और संख्याओं को मैंने व्यवस्थित किया हुआ कैसे, आयताकार रूप में, इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये क्या है, एक अवयव है। अब इस अवयव में मैंने क्या लिया हुआ है, इन संख्याओं को लेकर के 2 1 0 4 3 5, इनको मैंने लेकर के बनाया हुआ है। तो इन संख्याओं को ही इस मैट्रिक्स के, इस अवयव के अवयव कहेंगे। तो ये संख्याएं इसके क्या है, अवयव है, एलिमेंट है। तो ये आपका 2 क्या है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है, 1 एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है, 0 1 एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है, 4 भी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है, 3 भी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है, 5 भी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है। तो ये हुआ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो इस तरह से बहुत सिंपल है एलिमेंट। आप यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं कोई देता ABCDEF, तो ये भी एक मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स में भी आपके ये ABCDE और F, ये अल्फाबेट जो आपके हैं वो एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है। क्लियर? चलिए, हाँ, तो अब देखते हैं अवयव की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अवयव की कोटि, अवयव की कोटि, बहुत आसान टॉपिक है। चलिए देखते हैं, अक्सर इस पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अवयव कोटि बहुत इंपॉर्टेंट भी है अपने आप में। तो अब देखिए अवयव की कोटि क्या है। तो पहले लेते हैं कोई एक अवयव, जैसे मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स लिया हुआ है A 2 4 1 0 3 4, और ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। सिंपली कैसे कह सकते हैं कि मैट्रिक्स है, इसलिए कि मैंने नंबर्स को लिया हुआ है कैसे, आयताकार रूप में मैंने इसको व्यवस्थित किया हुआ है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये क्या है, एक मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स में आपको थोड़ी सी एक चीज पहले समझनी पड़ेगी। इसको, कोटि को समझने से पहले थोड़ा सा पहले देखते हैं इसमें कि रो और कॉलम क्या है। तो देखिए रो क्या है, पंक्ति उसको आप हिंदी में बोलते हैं। तो पंक्ति, रो क्या है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ये जो क्षैतिज जितनी इसमें आप रेखाएं खींच सकते हैं, क्षैतिज क्रम कह सकते हैं। तो क्षैतिज देखिए इसमें कितना क्रम बन रहा है। तो सिंपली यहाँ पे ये आपका एक बन रहा है पंक्ति, इसको आप रो बोलते हो। तो पहला रो है ये, और ऐसे ये दूसरा पंक्ति बन रहा है, ठीक। ऐसे ही ये तीसरी पंक्ति है, सॉरी ये स्तंभ है, इसको कॉलम बोलते हैं आप। ऐसे ये 3 आपके कॉलम्स हो रहे हैं, पंक्तियां ये हो गई, और इनको आप बोलते हैं स्तंभ। तो इस तरह से पहले इसको समझना है। ये रो आपके जो क्षैतिज होते हैं, हॉरिजॉन्टल्स लाइन, ये जितने आप ड्रॉप करेंगे, जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हैं वो आपके रो कहलाएंगे, पंक्तियां कहलाएंगी। और जो ऊर्ध्वाधर होता है, वर्टिकल जो होता है, वो आपका कॉलम होता है। तो इसमें 3 आपको ऊर्ध्वाधर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये आपका हो गया कॉलम, यानी कि इसमें 3 कॉलम है और 2 रो हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 कॉलम हैं। अब इसमें क्या होता है ना कि अक्सर गड़बड़ी हो जाता है लड़कों को कि रो को कॉलम और कॉलम को रो कर लेते हैं। तो इसमें थोड़ी सी एक ट्रिक है, कुछ खास नहीं है, बस अब समझने के लिए है। और रो की बात जब होगी ना, रो, तो आप लिखते हैं रो राइट, थोड़ा सा राइम करता है स्टार्टिंग से, ये ऐसे लिखते हैं। तो ऐसे हम लिखते हैं, तो रो यानी कि ऐसे जैसे लिखते हैं वो रो हो गया, ये आपके रो होंगे ऐसे।
और कॉलम तो सिंपली आप लोग घरों में या कहीं भी कॉलम ऐसे स्तंभ आपके बने होते हैं, तो स्तंभ कॉलम तो ऐसे ही होता है ना, खड़ा होता है ना, तो ये आपके हो गए कॉलम्स। इसमें कितने कॉलम हो गए, 1 2 3, ये 3 कॉलम हो गया। तो अवयव की कोटि क्या है, ऑर्डर। तो एक्चुअली ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज बाई, इसको आप अक्सर बाई पढ़ते हैं या क्रॉस भी पढ़ते हैं, तो बाई नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर्स ऑफ कॉलम। ओके, तो यानी कि आपके पास अगर कोई मैट्रिक्स है, कोई अवयव दिया गया है, तो उसकी कोटि क्या होगी, उसकी कोटि क्या होगी, पहले उसमें पंक्तियों की संख्या और ये बाई यहाँ पे स्तंभों की संख्या। तो किसी भी अवयव की कोटि उसकी पंक्तियों की संख्या और क्रॉस स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। जैसे देख लेते हैं, यहाँ पे आपके पास कोई एक मैट्रिक्स ए है, 4 1 0 1 2 3, ये एक आपका मैट्रिक्स है। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि इस मैट्रिक्स की क्या ऑर्डर है, तो चलिए देखते हैं। पहले हमको क्या ऑर्डर के लिए क्या चाहिए, नंबर्स ऑफ रोज। तो इसमें कितने रोज हैं, पहले चीज तो क्या, इसमें कितने रोज हैं, यानी कॉलम, इसमें इसमें पंक्तियां कितनी हैं। तो पहले रो देखते हैं कितनी रोज हैं इसमें। तो इसमें देखिए, बहुत ध्यान से देखेंगे, ये हमारा पहला रो है R1, इसको आप कह सकते हैं, ये दूसरा रो हो गया R2, और ये तीसरा रो हो गया R3। यानी कि इसमें कितने रो हैं टोटल, 1 2 3, तो 3 रो यानी 3 पंक्तियां इसमें हैं। अब इसमें कॉलम्स कितने हैं, तो देखिए कॉलम्स इसमें ये आपका कॉलम 1 और ये कॉलम 2, यानी इसमें 2 कॉलम है। ठीक, तो आपके 3 रो इसमें, 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं, 2 स्तंभ है इसमें। तो आप कह सकते हैं सिंपली कि इसका जो ऑर्डर है, इसकी कोटि जो है वो क्या है, 3, पहले रोज यानी 3 और कॉलम्स यानी 2, यानी 3/2, इसकी ऑर्डर क्या होगी। तो आप कह सकते हैं कि इसकी जो ऑर्डर है, ए की ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू 3/2। क्लियर, 3/2। ओके, तो देखिए अब यहाँ एक 2 एग्जांपल देखते हैं। एक मैट्रिक्स मेरे पास है A 2 4 0 1। ठीक, चलिए अब इसकी ऑर्डर क्या है, पूछा जाए इसकी ऑर्डर क्या है, तो सिंपली इसकी ऑर्डर क्या है, इसमें रो कितने हैं, 1 2, यानी रो 2, कॉलम्स 1 2, 2/2, सिंपल है। हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे पहले आपको रो देखना है फिर कॉलम। कभी कभी गड़बड़ क्या जाता है, पहले कॉलम लिख लेते हैं फिर रो, ऐसा नहीं करना, आपको पहले रोज देखने हैं, पहले ऐसे आप रो देखेंगे कितना है और उसके बाद आप देखेंगे ऐसे कॉलम कितना है। ठीक, ऐसे देखिए एक मैट्रिक्स मेरे पास है, अब इसकी ऑर्डर क्या है, तो इसकी ऑर्डर 1 2 3 और ये 1, 3/1, तो इसकी ऑर्डर हो गई 3/1। ऐसे ही एक 2 और देख लेते हैं। ऐसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 4 1 0 1 0। अब इसकी ऑर्डर क्या है, सिंपली 2 रोज 3 कॉलम्स, 2/3, सिंपल है। मुझे लगता है सबको क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब देखते हैं अवयव के अवयवों की संख्या। अवयव के अवयवों की संख्या, कुल अवयवों की संख्या कह सकते हैं, टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स। ठीक, तो किसी भी दिए गए अवयव में कितने अवयव हैं, इसको कैसे निकालेंगे देखते हैं। आपके पास कोई एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, बोलेगा टोटल अवयवों की, कुल अवयवों की संख्या निकालिए, तो क्या करेंगे, पहले टोटल अवयवों की संख्या निकालने के लिए उसको काउंट करेंगे। सिंपली ऐसे मान लीजिए अगर मेरे पास एक अवयव है
2 4 6 1 3 2 1 0 0 1 3 2। अब इसमें क्या करेंगे, अगर एग्जाम में मान लीजिए एक क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो क्या करेंगे, कोई बंदा क्या करेगा, ऐसे गिनना शुरू करेगा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और फिर लिखेगा इसमें अवयव 12 है। क्या मतलब इसका, पहले आप सिंपली इसको डिसाइड कर लो, इसमें कितने कितने रो हैं, 1 2 3, 3 रो, कितने कॉलम, 1 2 3 और ये हो गया आपका 4। ठीक, यानी इसमें 3 रो और 4 कॉलम्स हैं। तो 3/4 का ये ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब इसमें एलिमेंट कितने हैं, तो सिंपली देखिए, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिल जाएगा, अवयवों की संख्या मिल जाएगी। तो सिंपल है, अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास है तो उसके अवयवों की संख्या कैसे आप निकाल सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके। ठीक, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, अवयवों की संख्या निकल जाएगी। तो मैं कहूं अब ए के अवयवों की संख्या कितनी है, तो यहाँ अवयवों की संख्या कितनी, 12 हो गई। सिंपल है, ऐसे आपके पास दिया गया है, आपको सिंपल दिखाई दे रहा 3/3 है और दिस क्या है 3/3, 3 रोज 3 कॉलम्स। तो क्या होगा, इसका अवयवों की संख्या टोटल क्या होगी, 3 × 3 यानी कि 9। तो इसमें अवयवों की संख्या क्या हो गई, 9 हो गई। क्लियर। हाँ, तो अब देखते हैं, अगर ऐसा हो कि पहले से अवयवों की संख्या दिया गया हो और आपसे पूछ दे इसकी कोटि क्या है, तो कैसे बताएंगे। मान लीजिए मेरे पास अवयवों की संख्या पहले से दी गई है, मैंने कहा आपसे कि कोई एक आव्यूह है, उसमें अवयवों की संख्या है, अवयवों की संख्या पहले से दिया हुआ है, कितना मान लेते हैं 12, और कह दिया कि इसकी संभव कोटि क्या होगी। ये प्रश्न कभी कभी एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आता है। तो अवयवों की संख्या अगर 12 है तो फिर उसकी कोटि क्या होगी, देखते हैं। जैसे मान लीजिए अब इस 12 का फैक्टर, 12 का फैक्टर बनाते हैं। 12 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, और जो भी इसके दो फैक्टर्स बनाने हैं, तो जो इसके 2 फैक्टर्स होंगे वही इसके क्या होंगे, संभव कोटि या पॉसिबल ऑर्डर होगा। ठीक है, तो पॉसिबल ऑर्डर अगर हमको निकालना है संभव कोटि, तो संभव कोटि, उसके लिए आप इसको सबसे पहले तो इसका फैक्टर हो सकता है 1/12, ये हो सकता है 1 × 12 12 होता है, और फिर 2/6, 2 6 12, तो ये भी हो सकता है। ऐसे ही 3/4, ये भी 12 होता है, तो फिर 3/4 भी हो सकता है, या 4/3 भी हो सकता है, या 6/2 भी हो सकता है, 12/1 भी हो सकता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसका पॉसिबल ऑर्डर निकाल सकते हैं, कोटि, संभव कोटि निकाल सकते हैं। तो ये संभव कोटि है। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास अगर दिया है कि कोई एक मैट्रिक्स है और उसकी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लीजिए 13 है, और आपसे कह दिया कि बताइए इसकी ऑर्डर कितनी है, इसकी क्या क्या संभव कोटियां होंगी, तो क्या हो सकता है, सिंपली इसमें हो सकता है 1/13 और 13/1, यही दोनों हो सकता है, या तो ये हो या फिर ये हो, क्योंकि बाकी दूसरा कोई इसका फैक्टर तो होगा नहीं, प्राइम नंबर है ना, वह संख्या है ना, तो इसलिए ये आपका ऐसे हो जाएगा। ऐसे और भी कुछ दे सकते हैं, मान लीजिए मैंने दिया कि टोटल नंबर्स हैं 24, तो फिर क्या होंगे इसके ऑर्डर्स, तो 1/24, 2/12, ऐसे और भी जितने सारे इसके फैक्टर्स होंगे, दो फैक्टर बनाते जाइए, निकलता जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं उसकी कोटियां। ठीक, अब चलिए एक टॉपिक देखते हैं, जनरल फॉर्म देखते हैं मैट्रिक्स का, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो आव्यूह का व्यापक रूप, आव्यूह का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, तो क्या होता है जनरल फॉर्म में। एक्चुअली आपको
एक ऐसा मैट्रिक्स लेना होगा जो सबके लिए हो, जो भी आप ऑर्डर ले लें, जो जितनी भी पंक्तियां, जितनी भी कोटि, तो इसको सिंपली ऐसे बना लिया जाता है। कैसे बनाएंगे हम, थोड़ी सी इसमें ध्यान देना है आपको, बहुत अच्छे से समझना है। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिखा A11। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला जो नंबर है ये उसका बता रहा है नंबर्स ऑफ nth कह सकते हैं रो, और ये क्या है उसकी mth कॉलम, मतलब कौन सा रो है और कौन सी कॉलम। तो पहला रो है और पहला ही कॉलम है, इसलिए मैंने इसको 1 1 लिखा। अब ऐसे लिखा मैंने A12, मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम यहाँ बना रहा है। ऐसे ही A13 पहला रो और तीसरा कॉलम बना रहा है। ऐसे ही आप जा सकते हैं और भी आगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया A1 और J, कोई एक एलिमेंट होगा, Jth कह सकते हैं इसका, Jth कॉलम, मतलब जेवा जो है ये क्या होगा, इसका स्तंभ होगा, कॉलम होगा। ऐसे ही और भी बहुत सारे होंगे। मैं ले लेता हूँ लास्ट, मान लीजिए इसमें टोटल क्या है M, इसमें कॉलम्स हैं, तो ये हो जाएगा M। ठीक, हमने इसे पहले से माना हुआ है कि इसमें टोटल जो पंक्तियां हैं, कुल पंक्तियां जो हैं, रोज हैं, वो हैं n, और कुल इसमें जो स्तंभ हैं, टोटल कॉलम्स हैं, वो m है। तो इस तरह से आपने बनाया पहले से। अब देखिए यहाँ मैं लेता हूँ दूसरा इसका रो, तो A21, ऐसे A22 मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम, A23, ऐसे डॉट डॉट A2J, और ऐसे A2M हो गया। ऐसे आप मान लीजिए तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो और दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, ऐसे ही तीसरा रो और जेवा कॉलम, जेथ कॉलम, और ऐसे ही ये तीसरा रो और mth कॉलम। ऐसे और भी हो सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे आयत कोई रो है और ये 1 हो गया, ऐसे ही ये आपका आयत और ये हो गया 2, ऐसे ही ये आयत और ये हो गया 3, ऐसे ही ये हो जाएगा आयत J, और ये हो गया आपका आयत M। और इस तरह से आपका, अब मान लेते हैं ये इसका कोई nवां रो है, तो N1, ऐसे ही N2, N3, ANJ, और ये हो गया आपका ANM, NM, सॉरी मैं इसको M कर लेता हूँ, और फिर ठीक। तो अब ये हो गया आपका एक मैट्रिक्स, और इसको आप बोलते हैं क्या, इसका जनरल फॉर्म। ठीक, अब इसमें कितने रो कितने हैं इसमें, तो आप कह सकते हैं इसमें रो कितने हैं, m रो है टोटल। ठीक, और कॉलम कितने हैं, तो n कॉलम है। ठीक, तो सिंपली अब m रो और n कॉलम है, तो इसकी ऑर्डर क्या होगी, m/n। क्या होगा, m रोज और n कॉलम्स, यानी m/n, तो इसके कोटि हो गई m/n। अब ये जो है इसको आप बोलते हो जनरल फॉर्म। और यहाँ पे आपको एक जो ये एलिमेंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं AIJ, इसको आप बोलते हैं जनरल एलिमेंट। क्या बोलते हैं, जनरल एलिमेंट, व्यापक अवयव। तो सिंपली आप किसी भी अब मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इतनी लंबी चौड़ी चीज तो आप लिखेंगे नहीं, तो क्या करेंगे अब इसमें, तो इसकी जो ऑर्डर है वो, और ये एक जनरल एलिमेंट लेकर के इसको हम लोग लिख लेते हैं। अब जैसे देखिए, हमको अगर लिखना है तो इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, A = ये AIJ, ये क्या था, जनरल एलिमेंट था। अब इसके आगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ m/n, और ये m/n ये जो है
उससे अब ये पूरा का पूरा ये वाला जो मैट्रिक्स आपको सामने दिखाई दे रहा है आराम से निकाला जा सकता है। किसके द्वारा? केवल और केवल इसके द्वारा। और ये m और n क्या है? तो ये m और n ये दोनों के दोनों नेचुरल नंबर हैं। अब जरा देखिए, अगर m इक्वल्स टू 1 लूं मैं, तो देखिए 1 लेने से क्या हो जाएगा, ये हमारा i की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 से लेकर के m तक होगी, और j की वैल्यू क्या होगी, 1 से लेके n तक होगी। और ऐसा मैं कर दूं तो आप देखिए ध्यान से, ये पूरा का पूरा आपको एक मैट्रिक्स पूरा ये मिल जाएगा। i इक्वल्स टू 1 लूंगा पहले, फिर 2, फिर 3, ऐसे ही वो कहां तक लूंगा मैं, m तक लूंगा। और j इक्वल्स टू मैं पहले 1 लूंगा, फिर 2, फिर 3, फिर ऐसे कहां तक लूंगा मैं, n तक लूंगा। तो फिर ये पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स केवल और केवल इससे बन जाएगा। तो इस तरह से आप ये इसको कह सकते हैं कि ये आपका व्यापक अवयव है, और इसके द्वारा हम बना सकते हैं पूरा का पूरा एक मैट्रिक्स। अब एक चीज और इसमें देखने वाली है, ये जनरल व्यापक क्यों है? अब इसमें व्यापक ये इसलिए है, इसमें कोई सा भी ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स लेना हो तो वो इसमें है। अगर मुझे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मुझे एक 2x2 का एक मैट्रिक्स चाहिए, ठीक, तो 2x2 का मैट्रिक्स चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, इसमें 2 रो और 2 कॉलम ले लेना होंगे, सिंपली, ठीक। तो 2 रो और 2 कॉलम, तो ये हमारा 2x2 का एक मैट्रिक्स बन जाएगा। क्लियर? ऐसे ही अगर 3x3 का लेना हो तो 3 रो और 3 कॉलम्स, यानी मैं यहां तक ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक 3x3 का हमारा मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। मतलब इसके जितने आप सेक्शन करेंगे, जितना इसका टुकड़ा लेंगे, जितना सारा इस पूरे अवयव का, वो सब का सब एक अवयव ही होगा। इसके जितना टुकड़ा ले लो, तो इस पे इनफाइनाइट इसके टुकड़े आप ले सकते हैं, इनफाइनाइट से ब्रेक कर सकते हैं इसको। तो ये सब के सब एक एक क्या होंगे, आपके मैट्रिक्स होंगे। तो जितने सारे मैट्रिक्स हैं वो सब का सब इसी से निकला हुआ है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्या, व्यापक अवयव, जनरल मैट्रिक्स, ठीक। तो चलिए देखते हैं अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जिसमें पहले से आपको दिया गया है कि एक अवयव है, उसका ऑर्डर दिया गया है, ठीक, और कह रहा है क्या कि उसमें रूल एक होगा, और उस रूल के अनुसार आपको क्या करना होगा, एक अवयव की रचना करनी होगी, एक मैट्रिक्स बनाना होगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। जैसे मान लीजिए आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 4 जो आपकी एक्सरसाइज है 3.1, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक। तो उसका क्वेश्चन 4 का फर्स्ट जो है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक 2x2 अवयव है, एक 2x2 इसकी कोटि दी गई है, अवयव है, और इसको कह दिया उसने 4th का फर्स्ट है 2x2 मैट्रिक्स है ए, इसको जनरल फॉर्म इसका दिया गया है aij, और इसकी ऑर्डर क्या है, सिंपली 2x2 मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 2x2 इसकी ऑर्डर दी गई है। कह रहा है इसकी रचना करनी है, अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। मतलब एक रूल दिया गया है सिंपली, जिसमें क्या रूल दिया गया है, यहाँ पे उसने बोला है रूल में पहले क्या कहा कि यहाँ पे aij एक रूल है जिससे वो बना हुआ है, कैसे, i + j होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक। तो ये एक रूल है, और इससे आपको क्या करना है, एक डिटरमिनेंट, एक मैट्रिक्स आपको क्या करना है, फॉर्म करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे फॉर्म करेंगे। सिंपली अगर मैं कहूं कि ये 2x2 है और यहाँ aij है, तो आपको अभी मैंने पिछला जो टॉपिक था जनरल फॉर्म जब बताया था, तो मैंने कहा था कि एक आपके पास मैट्रिक्स होगा aij, और उसमें मैंने क्या कहा था, यहाँ m/n लिया हुआ था, और मैंने कहा था कि इससे मैं क्या कर लूंगा, इसका जनरल फॉर्म आराम से बना सकता हूं। तो फिर इसमें क्या करते थे हम, i की वैल्यू जो होती थी, चूंकि i यहाँ पे क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और i को आप कहां से कहां तक वेरी करा सकते हैं, तो i जो यहाँ पे होगा वो 1 से और कहां तक, m तक होगा। मतलब ये 1 से शुरू होकर के कहां तक, m तक होगा, और ये पूरा का पूरा जो i होगा वो आपका क्या होता था, नेचुरल नंबर होता था। और ऐसे ही यहाँ पर जो j होगा वो कहां से, 1 से और कहां तक, m तक होगा। तो इस तरह से जनरल फॉर्म में था। अब यहाँ पे तो वो बात है नहीं ना, यहाँ पे तो क्या है, 2x2 इसका ऑर्डर दिया गया है, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे अब आपका 2x2 पहले से गिवन है, तो 2x2 जब ऑर्डर है तो यानी कि ये 1 से लेकर के कहां तक होगा, सिंपली 2 तक होगा, और ये भी क्या होगा, 2 तक होगा, यानी कि 1 से लेकर 2 तक, मतलब क्या भाई, दो सिंपल सी बात है, 1 और 2,
भाई इसके बीच में क्या होगा 1 और 2, फिर 1 2, तो यानी कि इसमें कितने 2 रो और 2 कॉलम। तो सिंपली इसको फॉर्म कर सकते हैं। जरा इस पे इतना ज्यादा डिस्कशन का कोई मतलब नहीं था, फिर भी मैंने समझा दिया कि और भी आगे आपका ऑर्डर चेंज करता है और उसको फॉर्म करना है तो फिर आप फंसे नहीं, आराम से आप कर पाए, इसलिए मैंने इसको आपको अच्छे से समझा दिया। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसको कैसे इसको करेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें 2 रो और 2 कॉलम है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे इसको बना लूंगा। देखिए पहला मैं रो लिखता हूं, तो A1 1 पहला रो पहला कॉलम, फिर A1 2 पहला रो दूसरा कॉलम, ठीक। फिर ऐसे ही A2 1 A2 2। तो इस तरह से आपका इसमें कितने रो होंगे, 2 रो और 2 कॉलम। सिंपली इसी का यह एक्सटेंड किया हुआ फॉर्म है। मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 रो लिया और 2 कॉलम लिया, 2 रो 2 कॉलम, क्लियर। तो इसने बोला था हमसे कि 2x2 का एक मैट्रिक्स है, 2x2 का हमने एक मैट्रिक्स ले लिया। ये क्या है, जनरल फॉर्म है, बट वो मुझे जनरल फॉर्म चाहिए नहीं, अब उसको मुझे इससे फाइंड करना है एक एक एलिमेंट को इस रूल से। तो मैं क्या करूंगा, पहले इस रूल से एक एक एलिमेंट, इन चारों को मुझे इस रूल के द्वारा फाइंड करना है। तो देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले मैं पहले एलिमेंट को निकालता हूं, सिंस पहले लिख लेता हूं मैं। रूल क्या था, Aij इक्वल्स टू I प्लस जे होल स्क्वायर ओवर 2। अब मुझे क्या करना है, पहले एलिमेंट को इसको फाइंड करना है, मतलब I के प्लेस पे 1 और j के प्लेस पे भी 1। अगर मुझे A1 1 निकालना है, मतलब क्या, मुझे I के प्लेस पे 1 और j के प्लेस पे भी 1 फिल करना है। तो इसके राइट में मैं क्या कर लेता हूं, I के प्लेस पे भी 1 और j के प्लेस पे भी 1, और इसका मैं कर लेता हूं स्क्वायर और अपॉन कर लेता हूं 2। इसका मतलब 1 प्लस 1 2 और उसका स्क्वायर 4 अपॉन 2, और ये कितना हो जाएगा, सिंपली 4 अपॉन 2 हो गया। तो इसका मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट हमारा जो था A11, सॉरी फर्स्ट एलिमेंट ना करके इसको मैं कहता हूं A11, तो A11 कितना होगा, 2 हो जाएगा सिंपली। तो पहला एलिमेंट। अब ऐसे ही मुझे अगर निकालना हो इसका दूसरा, मतलब A12, तो A12 आपका हो जाएगा क्या, अब I के प्लेस पे सिंपली I के प्लेस पे मुझे क्या मिला 1 और J के प्लेस पे क्या मिला 2 मिला। तो मैं इसमें फिल जब कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, और आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कितना होगा 3 3 जा 9 अपॉन 2। तो ये हो गया सिंपली आपको 9 अपॉन 2, क्लियर। तो A21 के लिए क्या करना होगा मुझे, फिर वही कहानी। अब मैं क्या करता हूं, इसको I के प्लेस पे 2 और फिर ये 1 और इसका होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये भी 3 3 9 अपॉन 2, तो ये भी 9 अपॉन 2 आ गया। अब इसको निकालते हैं A22। तो A22 क्या होगा, सिंपली A22 कितना हो जाएगा, I भी 2 है और J भी 2 है, तो 2 प्लस 2 होल स्क्वायर ओवर 2, 2 प्लस 2 4 4 4 जा 16 और 16 अपॉन 2 सिंपली 8 होता है। तो ये हो गया 4 4 जा 16 अपॉन 2 यानी कि 8। तो आपके चारों के चारों एलिमेंट अब आपके निकल चुके हैं। पहला एलिमेंट मतलब A11 की वैल्यू क्या थी मेरे पास, A11 क्या मिला 2 मिला, फिर A12 मेरे पास 9 अपॉन 2 मिला, फिर जो A21 था A21 की वैल्यू कितनी मिली, वो भी 9 अपॉन 2 मिली, A22 की वैल्यू कितनी मिली, तो 8 मिली। और अब मैं क्या करूंगा, एट लास्ट मैं यहां पे लिखूंगा सिंस A इज इक्वल्स टू, देयरफॉर A इक्वल्स टू क्या हो गया, पहले A11 की वैल्यू, तो A11 के प्लेस पे मैं फिल कर सकता हूं, A11 की वैल्यू क्या 2, तो मैं लिख सकता हूं 2। फिर A12 क्या है मेरे पास 9 अपॉन 2, तो मैं यहां लिख दूंगा 9 अपॉन 2। फिर अब यहाँ पे A21 है, A21 की वैल्यू क्या मिली थी 9 अपॉन 2, तो मैं फिर यहाँ 9 अपॉन 2 ले लेता हूँ। और फिर A22 की वैल्यू क्या मिली थी, A22 की वैल्यू 8, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 8। तो इस तरह से आपके ये हो गए, यही आपका आंसर होगा, क्लियर। तो ये 2x2 का एक मैट्रिक्स है जो इस रूल को फॉलो करता है। इस तरह से मैंने A को आपको निकाल दिया, क्लियर है। तो अब हम लोग देखेंगे आव्यूहों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ओके, आव्यूहों के प्रकार, ठीक। तो वैसे यूजुअली
12 प्रकार के हम लोग आदि इसमें पढ़ेंगे। तो पहला इसका जो टाइप है वो, हालांकि इसमें कुछ खास नहीं है, सिंपली आपको ये समझना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स एक नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, पहले ये चीज समझते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स पहले मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि इसकी ज्यादा यूज है आपको, ठीक। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब आप सिंपली जानते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब भाई स्क्वायर सब लोग जानते होंगे, जिसमें क्या होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई सिंपली दोनों बराबर हो। तो यहाँ पर भी क्या है कि रो और कॉलम का संख्या अगर दोनों का समान है, रो और कॉलम दोनों अगर समान है तो मैं उसको स्क्वायर बोलूंगा। लाइक मैंने लिया जितना m है उतना ही, मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है a i j m/n का, और यहाँ अगर m इक्वल्स टू n है तो मैं कहूंगा कि वो अगर ऐसा है तो मैं उसको कहूंगा कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है अगर ये दोनों सेम है। लाइक मैंने यहाँ पे लिया हुआ है एक मैट्रिक्स A 2 4 1 0। तो इसमें कितने रो हैं? सिंपली रो हॉरिजॉन्टल लाइंस 1 2, तो 2 रो, इसमें वर्टिकल लाइंस कितने? तो 2 2 बाई 2, यानी कि ये 2 बाई, दोनों सेम है, m और n दोनों सेम है, इसका मतलब ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऐसे ही मैं ले सकता हूँ 2 3 1 0 1 0 0 0 1, और ये हमारा ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखिए 1 2 3 1 2 3 कॉलम्स 3/3, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यानी कि सिंपल है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जितने रो उतने ही कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। अब एक्चुअली स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स आता है। तो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा? जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल ना हो। मतलब कोई एक मैट्रिक्स आपका aij m/n का, अगर m नॉट इक्वल्स टू n है, अगर ऐसा है तो फिर वो क्या है? नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है एक मैट्रिक्स 2 1 0 1 0 2, और ये मैं पूछूं आपसे क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? बिल्कुल नहीं है। कैसे? 1 2 रो 2 एंड कॉलम 3, सॉरी 2/3। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? ये एक नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ पे m n के इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं, इसलिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। ऐसे मैं एक और ले लेता हूँ 2 1 0 1 3 2, अच्छा ये है, ये भी नहीं है, 1 2 3 3 रो कॉलम 2 3/2 है, ये दोनों सेम है? नहीं है, फिर ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो स्क्वायर और नॉन स्क्वायर हो गया, इतना समझ में आया। चलिए अब देखते हैं टाइप मैट्रिक्स। तो अब देखते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स में। तो पहला है रो मैट्रिक्स, दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स, तीसरा है हॉरिजॉन्टल, मैट्रिक्स, चौथा है वर्टिकल मैट्रिक्स, पांचवा है स्क्वायर मैट्रिक्स, छठवां है डायगोनल मैट्रिक्स, सातवां है स्केलर मैट्रिक्स, आठवां है आइडेंटिकल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या आइडेंटिकल भी कह सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिकल मैट्रिक्स। नौवां है अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। 10वां है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। 11वां
11th नंबर पे आता है आपका नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको, नल मैट्रिक्स। और 12 नंबर पर आता है सब मैट्रिक्स। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कौन कौन सा मैट्रिक्स है, हालांकि मैं इसको डिटेल भी बताऊंगा आपको। रो मैट्रिक्स, इसको आप सिंपली पंक्ति आव्यूह बोलते हैं, पंक्ति आव्यूह। फिर उसके बाद है कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ आव्यूह। फिर आपका हॉरिजेंटल मैट्रिक्स है, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स ये आपका क्षैतिज आव्यूह होता है। वर्टिकल मैट्रिक्स यानी ऊर्ध्वाधर आव्यूह होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स ये वर्ग आव्यूह होता है। और यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका मतलब विकर्ण आव्यूह, एक बहुत इंपॉर्टेंट, स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है, डायगोनल मैट्रिक्स भी इंपॉर्टेंट है। स्केलर मैट्रिक्स यानी कि अदिश आव्यूह, स्केलर सब लोग जानते होंगे, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा फिजिक्स में स्केलर क्वांटिटी, हालांकि सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में भी हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं स्केलर। तो स्केलर मैट्रिक्स हो गया। फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी तत्समक, आइडेंटिटी आप लोग आइडेंटिटी एलिमेंट पढ़ा होगा पहले, तो आइडेंटिटी तत्समक आव्यूह। और अपर ट्रायंगुलर ये हो गया ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। नल मैट्रिक्स इसको बोलते हैं हम लोग रिक्त आव्यूह, ठीक, या इसको जीरो मैट्रिक्स भी बोला जाता है, शून्य आव्यूह। सब मैट्रिक्स उप आव्यूह। तो ये आपके 12 प्रकार के या 12 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं, इनको आप लोगों को बारी बारी से एक एक को समझना चाहिए। देखते हैं, तो सबसे पहला था इसमें रो मैट्रिक्स। तो देखते हैं रो मैट्रिक्स क्या है। रो मैट्रिक्स इसको आप बोलते हैं पंक्ति आव्यूह। सिंपल है, पंक्ति आव्यूह का मतलब हुआ कि इसमें एक पंक्ति होगी, केवल एक पंक्ति। और पंक्ति के जैसे लिखेगा, देखिए इसमें विशेषता ये है ना कि इसमें ज्यादा ऐसे हैं जिनको आप शेप के आधार पे बता सकते हैं कि वो कौन सा मैट्रिक्स है, कौन सा आव्यूह है। जैसे इसमें बोला गया पंक्ति आव्यूह, मतलब ये ऐसे लगेगा आपको देखने से कि एक पंक्ति है केवल, बस, तो पंक्ति आव्यूह। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक लिया, यहाँ पे जो भी ये मैट्रिक्स होगा, इसकी डेफिनेशन कैसे आप कर सकते हैं। एक कोई मैट्रिक्स आपका ए आई जे, और यहाँ अगर ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया एम बाई एन, अगर m मतलब नंबर ऑफ रो 1 है, पंक्तियों की संख्या क्या है, पंक्तियों की संख्या सॉरी m इक्वल्स टू अगर 1 है, ऐसा है अगर, तो आप इसको कह सकते हैं कि वो क्या है, एक पंक्ति आव्यूह है। पंक्तियों की संख्या 1 है। हाँ, स्तंभों की संख्या इसमें कोई सी कितनी भी हो सकती है, लेकिन इसमें पंक्तियों की संख्या जो रो होने चाहिए वो होने चाहिए 1। अगर ऐसा है तो फिर वो क्या है, आपका रो मैट्रिक्स है, ठीक। अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिया हुआ है, A इक्वल्स टू 2 1 0 और ये, ठीक। अब ये आपका पंक्ति आव्यूह है। कैसे? रो मैट्रिक्स है कैसे कि इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी, इसमें कितने रो हैं, केवल 1, और इसके कॉलम कितने हैं, 3। तो इसमें रो 1 और कॉलम 3 है। तो मैंने क्या कहा था, यहां मैंने कहा कि m की वैल्यू अगर 1 है, रो 1 है और कॉलम कितने से भी हो सकते हैं, तो फिर वो आपका क्या होगा, रो मैट्रिक्स होगा। इसलिए क्या है, रो मैट्रिक्स है। इसमें रो 1 है और कॉलम 3 है। हालांकि कोई जरूरी नहीं कि 3 हो। अब मैंने एक ऐसा दूसरा लिया हुआ है, यहाँ 4 5 है, तो क्या ये पंक्ति आव्यूह है? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें रो और कॉलम, हमारा रो से मतलब था, रो इसमें कितना है, 1 है, तो मैंने कह दिया कि ये क्या है, रो मैट्रिक्स है। ऐसे और भी देख सकते हैं, मैंने कोई एक सी लिया हुआ है, अब ये भी है, क्योंकि रो 1 है, कॉलम कितने भी हो सकते, कोई दिक्कत नहीं है। कॉलम हालांकि यहाँ 4 है, रो इसमें कितना है, 1 है, और रो से ही मुझे मतलब था, अगर रो 1 है, रो 1 है, तो फिर आप उसको क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर है? तो अब देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स। दूसरा है आपका कॉलम मैट्रिक्स, इसको आप बोलते हैं स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह क्या है?
तो सिंपली जैसे आपने देखा था अभी रो मैट्रिक्स में क्या था, एक मैट्रिक्स आपका ए आई जे यस जनरल फॉर्म है आपका एम बाई एन का, ये आपका कॉलम मैट्रिक्स होगा यदि क्या हो, इफ उसमें क्या था m इक्वल्स टू 1 था और यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 होगा, मतलब इसमें स्तंभों की संख्या 1 हो, मतलब इसमें कॉलम क्या होने चाहिए 1 हो और स्तंभ 1 हो और आपके पंक्ति चाहे कितनी हो, तो उसे मैं क्या कहूंगा स्तंभाव्यूह कहूंगा। और ऐसे इसकी जो शेप होती है ना वो भी क्या होती है, एक कॉलम के जैसे होती है, स्तंभ के जैसे होती है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिया हुआ ये आपका 2 1 0, ये देखिए तो कैसा दिख रहा है, स्तंभ जैसा दिख रहा है। और यहाँ पे अगर यूली देखें तो इसमें रो कितने हैं 3 और कॉलम 1, 3 बाई 1, इसलिए मैंने इसको क्या कहा कॉलम मैट्रिक्स कहा, कॉलम जैसा है भी। ऐसे ही मान लीजिए मैंने बी लिया हुआ है 1 0, ये भी आपका क्या है कॉलम मैट्रिक्स है, और रो 2 कॉलम 1, ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। तो इस तरह से कॉलम मैट्रिक्स का मतलब जिसमें कॉलम कितने हो, केवल 1 हो, केवल 1 हो कॉलम, अगर चाहे रो कितने भी हो तो उसे मैं कहूंगा कॉलम मैट्रिक्स या स्तंभाव्यूह। ठीक, अब देखते हैं तीसरा है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, इसको आप बोलते हैं क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह क्या है देखते हैं। तो क्षैतिज आव्यूह में अब आपको ऐसे भी लग रहा है शब्द से इसकी जो शेप होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी, तो फिर अच्छा अब इसकी डेफिनेशन पे अगर हम लोग फोकस करें तो इसमें क्या होता है कि कोई एक मैट्रिक्स अगर है ए आई जे कैसा, ये जनरल फॉर्म है, और ये तब आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा जब इसके नंबर ऑफ रोज यानी m क्या हो लेस हो नंबर ऑफ कॉलम से, यानी इसमें कॉलम क्या हो ज्यादा हो अधिक हो और रो कम हो। अगर ऐसा है तो फिर वो आपका क्षैतिज आव्यूह यानी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। जैसे मैंने लिया हुआ है यहाँ एक मैट्रिक्स 2 4 6 1 0 2, अब यहाँ पे आप देखिए तो इसमें रो कितने हैं 1 2 और कॉलम 1 2 3, तो 2 बाई 3 इसकी ऑर्डर हो गई। अब यहाँ पे अगर आप फोकस करें तो यहाँ m की वैल्यू क्या है n से लेस है, m लेस है n से, इसलिए मैंने इसको क्या बोला हॉरिजॉन्टल बोला। ऐसे और भी आपके हो सकते हैं, मैंने लिया b 2 4 6 8 1 0 4 8 3 2 1 2, ये भी आपका क्या है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। देखिए कैसे 1 2 3 3 रोज 1 2 3 4 कॉलम्स, यहाँ भी आपका रो कम है कॉलम अधिक है, तो अगर रो की संख्या कॉलम से कम है तो फिर आपका वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। अब चौथा नंबर पे आता है आपका वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स मतलब ऊर्ध्वाधर आव्यूह। तो ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या होता है, अब इसमें भी देख लेते हैं डेफिनेशन इसकी। तो एक ये जनरल फॉर्म हो गया m बाई n का, अब यह जैसे इसमें था m लेस था n से तो फिर वो क्या हॉरिजॉन्टल हुआ था। अब यहाँ क्या होगा m ग्रेटर होगा n से, इफ m इज ग्रेटर देन n, मतलब नंबर ऑफ रो की संख्या नंबर ऑफ कॉलम की संख्या से अधिक है, और तब यह क्या होगा ऊर्ध्वाधर आव्यूह होगा, वर्टिकल मैट्रिक्स होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है a 2 4 6 1 0 4, अच्छा इसे देखते हैं। तो रो 3 कॉलम 2 3 बाई 2 इसका ऑर्डर है। अब यहाँ पे देखिए जो नंबर ऑफ रो वो क्या है अधिक है नंबर ऑफ कॉलम से, तो इसमें ये 3 है 2 है, सिंपल सी बात है, ये इसका इसमें पंक्तियों की संख्या यानी नंबर ऑफ रो ये नंबर ऑफ कॉलम से अधिक है, इसका मतलब ये क्या आपका वर्टिकल है। ठीक, तो बहुत आसान सा टॉपिक था, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 5वें नंबर पे आपका है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह, वर्ग
आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या है? अभी मैंने इसके पहले भी बताया था, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या, कोई आपका एक जनरल, ये फॉर्म है m/n, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा इफ क्या हो जाए, m इक्वल्स टू n हो जाए, मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो जाए, जितने पंक्तियां उतने ही स्तंभ, जितने रो उतने ही कॉलम अगर हैं तो फिर वो क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। जैसे मैंने लिया यहाँ पे 2 4 1 2, ये क्या है, रो 2 कॉलम 2, इसका मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऐसे और भी हो सकते हैं, मैंने कोई लिया 1 0 1 2 3 4 0 1 2 1 2 3 1 2 3 3/3, यानी कि ये भी स्क्वायर, दोनों m जितना उतना ही n, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है, तो फिर इसलिए ये क्या हो गया आपका, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ठीक, अब देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। छठे नंबर पे आता है आपका डायगोनल। हालांकि इसमें नंबर का कोई खास मतलब नहीं है, कोई भी आप पहले पढ़ो बाद पढ़ो, ये पढ़ना ये 12 टाइप्स पढ़ने हैं इसके। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या है, डायगोनल आपको लग ही रहा होगा, डायगोनल मतलब आप लोग जानते हुए पहले से होंगे, डायगोनल यानी विकर्ण, यहाँ पे विकर्ण आव्यूह। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि विकर्ण क्या है। तो देखिए यहाँ विकर्ण तभी बनेगा जब वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, और यहाँ पे पहली कंडीशन डायगोनल की यही है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। जैसे अगर मैं इसी की बात करूं, यहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और मैं इसमें डायगोनल की बात करूं, तो आपको सिंपली 2 डायगोनल इसमें दिखाई दे रहे होंगे। आप ध्यान से देखो, ये फर्स्ट एलिमेंट है आपका ये, और ये लास्ट, ये जो आपका एक ये डायगोनल है, एक विकर्ण है, इसको आप बोलते हो लीडिंग डायगोनल, मुख्य विकर्ण। ठीक, पहले एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट, यहाँ भी आप देख सकते हैं पहले एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट तक, ये आपका जो है ये एक आपका डायगोनल है, इसको बोलते हो आप लीडिंग डायगोनल। और एक दूसरा आप डायगोनल भी देख सकते हैं, हालांकि इसका कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, ये एक डायगोनल है, ये इसको आप कह सकते हैं सेकेंडरी डायगोनल। यहाँ पे देखिए ये आपका दूसरा डायगोनल है। तो इस तरह से इसमें डायगोनल आप लोगों को समझना है, विकर्ण यहाँ डायगोनल मैट्रिक्स है, मतलब इसकी लीडिंग डायगोनल जो है, मुख्य विकर्ण है, उसमें तो केवल एलिमेंट होंगे, मतलब नॉन जीरो एलिमेंट होंगे, बाकी इसके लीडिंग डायगोनल को छोड़ करके बाकी जितने सारे एलिमेंट्स होंगे ना, वो सब के सब जीरो होंगे। ठीक, अब इसको देखते हैं कैसे। यहाँ पे कोई एक मैं स्टैंडर्ड हम सब में जनरल फॉर्म में लेता हूँ, यहाँ भी मैं ले लेता हूँ m/n का। पहली चीज यहाँ कंडीशन में, पहला कंडीशन तो ये होना चाहिए कि m इक्वल्स टू n हो, मतलब स्क्वायर वाली कंडीशन चल रही है, देख लीजिए यहाँ स्क्वायर वाला कंडीशन है बिल्कुल। तो पहला चीज तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। फिर अब स्क्वायर मैट्रिक्स में यहाँ पर वो सारे एलिमेंट जीरो नहीं होंगे, कौन सारे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ aij नॉट इक्वल्स टू जीरो व्हेनेवर i नॉट इक्वल्स टू j। अभी आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा कि मैंने यहाँ क्या लिख दिया, लेकिन अभी मैं जब इसको समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। aij नॉट इक्वल्स टू i नॉट इक्वल्स टू j, यहाँ पे मैंने aij नॉट इक्वल्स टू जीरो क्यों लिखा हुआ है मैं समझाता हूँ। तो ये दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा इसमें कंडीशन क्या होना चाहिए कि aij ये जीरो होना चाहिए जहां पे i इक्वल्स टू j, सॉरी यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू होगा और यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू होगा। हाँ, तो ये लीडिंग एलिमेंट जो भी डायगोनल में जो भी एलिमेंट्स होते हैं ना, वहां पे i j के इक्वल होता है। अब कैसे, एक बारी मैं आपको लेके चलता हूँ ना जनरल वाले पे। अगर मैं जनरल वाले की बात करूं, मैं 3x3 ऑर्डर का एक जनरल मैट्रिक्स की बात करूं, तो उसको आप कैसे लिखते थे, a11 a12 a13 ऐसे लिखते थे ना, फिर a21 a22 a23, फिर a31 a32 a33, यही ना जनरल फॉर्म है। अब इस जनरल फॉर्म में क्या था, देखिए अगर आप ध्यान से देखें डायगोनल को, तो इसका जो लीडिंग डायगोनल है उसमें देखिए i j के हमेशा इक्वल है। देखिए i j के इक्वल है, तो लीडिंग डायगोनल में खास बात यही है कि उसमें i और j क्या होता है, दोनों इक्वल होता है, तो ये लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट हो गए। और यहां मैंने लिखा i इक्वल्स टू j, इसका मतलब
वो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट हैं। और ये यहाँ पे जो है ए आई जे, जहाँ आई इक्वल्स टू जे, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट को। और यहाँ मैंने क्या लिखा, नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब वो जीरो नहीं हो सकता। और बाकी सारे जहां आई नॉट इक्वल्स टू जीरो है, देखिए बाकी जो भी हैं वो आई जे के इक्वल नहीं है, तो ये बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो के होंगे, और तब वो जाकर के क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, यहाँ एक मैं बना देता हूं आपको। तो डायगोनल मैट्रिक्स में जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है a इक्वल्स टू 2 0 0 0 4 0 0 0 1, और ये आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स है। कैसे कह सकते हैं, देखिए फुलफिल कर रहा है कि नहीं डेफिनेशन को। सबसे पहले इसकी ऑर्डर देख लेते हैं। तो ऑर्डर क्या है, 3 1 2 3 by 3। इसका मतलब ये पहले तो फुलफिल कर गया ना, m इक्वल्स टू n हो गया पहला चीज। दूसरा मैंने कहा आई इक्वल्स टू जे पे मतलब लीडिंग डायगोनल, आई इक्वल्स टू जे मतलब लीडिंग डायगोनल, और वो नॉट इक्वल्स टू जीरो है। तो फिर यहाँ पे ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो तो नॉट इक्वल्स टू जीरो है ही ना, वो तो कोई जीरो नहीं है। तो इसका मतलब ये दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। फिर तीसरा कंडीशन क्या था, whenever i equals to j मतलब लीडिंग डायगोनल ना हो, तो फिर क्या होना चाहिए, वो जीरो। तो देखिए बाकी सारे एलिमेंट्स क्या आपके जीरो है। तो इस तरह से ये आपका था डायगोनल मैट्रिक्स। एक और देख लेते हैं, जैसे b 2 0 0 4, ये भी आपका डायगोनल है, बिकॉज डायगोनल में इसके एलिमेंट्स हैं नॉन जीरो और बाकी सारे जीरो है। तो ये भी हो गया आपका डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर। तो अभी मैंने इसके पहले डायगोनल बताया, डायगोनल के बाद स्केलर होता है, स्केलर मैट्रिक्स। अब डायगोनल आपने अगर ठीक से समझा है तो स्केलर आपको समझ में आएगा। छठवां था डायगोनल, अब सातवां पे है आपका स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स। एक्चुअली इसको आप बोलते हो अदीस। अब ये स्केलर में क्या है, ये ना डायगोनल मैट्रिक्स ही है, बट यहाँ पे एक खास कंडीशन है कि इसके डायगोनल के जो भी एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे। अब जी अभी मैं बताता हूँ, क्लियर हो जाएगा। जैसे ए आई जे, ये तो आपका जनरल फॉर्म है, यूजुअली सब में लेके चल रहे हैं। अब कंडीशन क्या होना चाहिए ना, पहला कंडीशन तो फिर वो भी स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स मैंने कह दिया, इसका मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा ही होगा। तो इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है, जितने रो उतने ही कॉलम्स होंगे। तो ये पहला चीज तो होना चाहिए। दूसरी चीज क्या, जो उसमें मैंने बोला कि डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे, मतलब कोई अदर नंबर्स हो सकते हैं जीरो को छोड़ के। तो यहाँ पे ऐसी बात नहीं है कि वो नॉन जीरो, कोई नॉन जीरो तो हो बट सेम हो। मतलब ये कहने का मतलब ये आई जे इक्वल्स टू कोई एक कांस्टेंट होगा एक्सेप्टिंग जीरो whenever i equals to j, मतलब डायगोनल एलिमेंट कोई एक कांस्टेंट होगा और वो भी जीरो ना हो। ठीक। अब एक्सेप्टिंग जीरो है यहाँ, हालांकि मैंने शो नहीं किया हुआ है, बट आप मैं इसको मेंशन करके चलेंगे। तो ए आई जे ये जीरो होगा when i not equals to j, मतलब लीडिंग डायगोनल के बाहर के सारे एलिमेंट आपके जीरो होंगे। अब इसको देखते हैं, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिया ए 4 0 0 0 4 0 0 0 4, और ये जो है इसको आप क्या बोलते हैं। अब आप सोचेंगे कि भाई ये तो डायगोनल है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि डायगोनल में एलिमेंट नॉन जीरो होते हैं और बाकी सारे जीरो होते हैं, तो ये डायगोनल तो है ही। लेकिन डायगोनल होने के साथ साथ इसमें एक खास प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें ये जो भी लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट हैं वो सेम है। तो फिर इनको मैं क्या स्केलर मैट्रिक्स बोलूंगा। क्लियर है। अच्छा, एक चीज मैं डायगोनल में आपको मैंने बताना चाहा था, मैं बता देता हूँ। डायगोनल मैट्रिक्स को कई बारी ना ऐसे भी रिप्रेजेंट किया, जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे डायगोनल में ऐसे लिख दिया, कभी कभी लिख देता है
अब मान लीजिए डायगोनल में मैंने लिख दिया 2 4 6। अब ये डायगोनल में यहाँ पे मैंने कॉमा लगा के सेपरेट कर दिया हुआ है। अब ये ना, अब किसी को लगेगा नहीं ये क्या है भाई, ये तो मैट्रिक्स में मैंने कहीं बताया नहीं। मैट्रिक्स में अब तक जो चल रहा था या तो वो इस फॉर्म में था या फिर इस फॉर्म में था। मैंने तो यहाँ मैट्रिक्स लिखा बट इस फॉर्म में है। अब इसको क्या करेंगे, तो हालांकि ये कुछ अलग नहीं है, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। और इसको कैसे लिखेंगे, अगर मान लीजिए A इक्वल्स टू, ये डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको एक्चुअली मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब 2 0 0 0 4 0 0 0 6 और इसको ना हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तो इस तरह से ये डायगोनल में है एलिमेंट, तो इसको ही रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है ऐसे, ठीक। हालांकि यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं था बट मैंने आपको बता दिया, अब याद रखेंगे इसको कि डायगोनल में ऐसे कभी कभी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये था आपका स्केलर। तो स्केलर में ऐसे, या फिर स्केलर में एक और मैं बता देता हूँ आपको। स्केलर में ऐसे मैंने लिया A इक्वल्स टू 2 0 0 2 और ये भी आपका स्केलर है क्योंकि यहाँ लीडिंग डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं वो एक कांस्टेंट है, वो सेम है। तो इस तरह से ये हो गया स्केलर। स्केलर के बाद आपका आइडेंटिटी होता है। तो आइडेंटिटी क्या है, अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 नंबर पे है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या आइडेंटिकल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो ये होता है क्या, तत्समक आव्यूह। तो तत्समक आव्यूह किसे कहेंगे, तत्समक आव्यूह क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है इसके, मतलब वो क्या हो, आइडेंटिटी का मतलब आपने आइडेंटिटी पढ़ा होगा, इसके पहले भी मैंने रिलेशन एंड फंक्शन में आपको बताया था आइडेंटिटी क्या होता है। तो आइडेंटिटी यहाँ पे जैसे ना वन जैसा यूज होता है, यहाँ पे जैसे वन आपका यूज होता था, जैसे आप इसमें एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है आपकी वन सिंपली। तो यहाँ पे ना आइडेंटिटी में क्या होता है ना, हम जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको आइडेंटिटी को मैं अक्सर आई से रिप्रेजेंट करता हूँ और वो कैसा होता है ना कि AIJ ये M/N का, और यहाँ पे पहली कंडीशन तो इसकी ये होगी कि M इक्वल्स टू N होगा, मतलब वो स्क्वायर होगा। दूसरी कंडीशन ये होगी कि AIJ मतलब जो आपके एलिमेंट्स होंगे लीडिंग डायगोनल के, अगर मैंने I इक्वल्स टू J लिया, मैंने आपको पहले बताया कि I इक्वल्स टू J का मतलब लीडिंग, और लीडिंग डायगोनल के जो एलिमेंट्स होंगे ना वो आपके ऑलवेज क्या होंगे, 1 होंगे। वहां पे क्या था, कांस्टेंट था। इसके पहले वाले में क्या था, नॉन जीरो, कोई भी जीरो ना हो। और यहाँ पे क्या है, 1 होना चाहिए, लीडिंग डायगोनल 1 होना चाहिए। और लीडिंग डायगोनल के बाहर जो भी एलिमेंट्स होंगे, तीसरी कंडीशन ये है कि लीडिंग डायगोनल के बाहर जितने सारे एलिमेंट्स होंगे सारे के सारे जीरो होंगे। मतलब जहां I नॉट इक्वल्स टू J है, मतलब लीडिंग डायगोनल के बाहर, तो लीडिंग डायगोनल के बाहर के सारे एलिमेंट जीरो, और लीडिंग डायगोनल में जो उसका मुख्य विकर्ण है उसमें केवल और केवल आपका क्या होगा, 1 होगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा हुआ है I इक्वल्स टू 1 0 0 1। अब यहाँ पे देखिए तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसकी लीडिंग डायगोनल में क्या है, मैंने लीडिंग डायगोनल के लिए क्या लिखा हुआ था, पहला चीज लीडिंग डायगोनल के लिए मैंने 1 लिखा हुआ था, 1 है। और लीडिंग डायगोनल के बाहर क्या होने चाहिए, 0, तो 0 है। तो इसलिए मैं इसको बोल सकता हूं कि ये क्या है, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एक और भी मैं लिख सकता हूँ, और अदर 3 का मैं ले लूँ, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और ये जो है इसके लीडिंग डायगोनल में सारे के सारे 1, लीडिंग डायगोनल में सारे के सारे एलिमेंट आपके क्या है, 1 है। और डायगोनल के बाहर, लीडिंग डायगोनल के बाहर जो भी एलिमेंट है वो क्या है, 0 है। इसलिए मैं इसे बोलूंगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी अब देखते हैं, नवा है अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, ऊपरी त्रिभुजी, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह का मतलब क्या है, तो देखो ऊपरी त्रिभुज, ऊपर त्रिभुज के जैसे आकृति बनेगी तो ऊपरी त्रिभुज। हालांकि मैंने कहा था इसमें ज्यादा ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनके शेप के आधार पे ही हम बताते हैं कि वो कौन सा मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे ऊपर ना
अब ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, लेकिन इसके ऊपर का जो शेप होगा ना, त्रिभुज वाला शेप होगा, मतलब इसके नीचे के सारे एलिमेंट जो होंगे ना जीरो। कैसे, अब इसको थोड़ा सा डेफिनेशन पहले बता देता हूँ। ए आई जे, ये तो आपको पता है, सब में मैं लिख रहा हूँ एम बाई एन। पहली कंडीशन तो ये कि ये ना स्क्वायर होना चाहिए, मतलब m इक्वल्स टू n, जितने रो उतने कॉलम, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इसमें नीचे का मतलब ऐसे एलिमेंट जो सब जो जहाँ पे मैं ऐसे कर लेता हूँ जे, ये जो जीरो होगा कब, नीचे इसके जीरो होने चाहिए, ऊपर त्रिभुज बने और नीचे जीरो हो, मतलब यहाँ नीचे जीरो होने के लिए आई जो होगा वो ग्रेटर देन जे पे जीरो होगा। अभी समझ में आएगा, मैं बताऊंगा इसको। और तीसरा कंडीशन ए आई जे, ये आपका नॉट इक्वल टू जीरो होगा कब, जब आई लेस हो जे से तब। अब देखते हैं इसको, जैसे मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिया हुआ है ए 2 4 6 0 1 3 0 0 4। अब यहाँ पे ना क्या हुआ, यहाँ पे सॉरी मैं इसको ऐसे लगा देता हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब भी आई ग्रेटर था जे से, मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसको A11 बोलते हैं, इसको A12, इसको ऐसा मैं कंपेयर करा देता हूँ आपको सुविधा के लिए। इसको आप ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ऐसे आप लिखते होंगे A21 A22 A23 A31 A32 A33। मैं इसको पहले से बता चुका हूँ, ये आपका जनरल फॉर्म है। अब यहाँ जनरल फॉर्म में क्या, इसको कंपेयर करने में अब अच्छा लगेगा आपको। यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि जब भी आई ग्रेटर हो जे से, यहाँ देखिए आई ग्रेटर हो जे से, मतलब ये क्या होना चाहिए जीरो, यहाँ पे जीरो है। यहाँ भी आई ग्रेटर है जे से, मतलब ये भी क्या होना चाहिए जीरो, यहाँ भी जीरो है। आई ग्रेटर है जे से, मतलब इसको भी जीरो होना चाहिए, जीरो है। अब कहीं भी इसमें बाकी आप देख लीजिए आई ग्रेटर जे से नहीं होगा, यहाँ आई जे के इक्वल है, आई जे के इक्वल है, आई जे के इक्वल है। यहाँ आई लेस है जे से, यहाँ आई लेस है जे से, आई लेस है जे से, मतलब ये सारे एलिमेंट जो आपके होंगे नॉन जीरो होंगे और ये आपके जीरो। देखिए बिल्कुल क्लियर। अब देखते हैं अपर ट्रायंगुलर के बाद लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा, 10वें नंबर पे है लोअर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको आप निम्न त्रिभुजीय बोलते हैं, हालांकि निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। अब ये निम्न त्रिभुजीय आव्यूह क्या है, इसको ऐसे समझेंगे, हाँ बिल्कुल इसी की जैसे ए आई जे एम बाई एन, ये तो जनरल फॉर्म है। कंडीशन, पहली कंडीशन इसमें होगी बिल्कुल वही सेम वाली, एम एन के इक्वल मतलब स्क्वायर। फिर दूसरी कंडीशन क्या होगी, इसका बिल्कुल अपोजिट, मतलब ए आई जे इक्वल्स टू जीरो कब, जब आई वहां ग्रेटर था यहाँ लेस होगा, बिल्कुल सही। अब तीसरा आपका ए आई जे नॉट इक्वल्स टू जीरो, अब उसका अपोजिट मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जे। मतलब इसमें होने वाला यही टोटल पहले से हम लोग जानते हैं कि इसके नीचे त्रिभुज बनने वाला, इसमें ऊपर त्रिभुज बना था, अब इसमें नीचे त्रिभुज बनेगा, ऊपर जीरो होगा। तो देखते हैं कैसे। पहले इसको कंपेयर करने के लिए मैं आपको फिर सब कुछ बताने वाला नहीं, मैंने पहले बताया हुआ है। इसमें सिंपली ऐसे होगा आपका क्या, हाँ नीचे इसमें त्रिभुज बनने वाला है 2 0 0, मैंने लिया 4 3 0 5 1 2। ध्यान से देखिए नीचे त्रिभुज बन रहा है नॉन जीरो नंबर से, और बाकी ऊपर ये जीरो हो जा रहा है, मतलब ये लोअर ट्रायंगुलर हो गया। नीचे निम्न त्रिभुज, नीचे त्रिभुज बना हुआ है, ऊपर खत्म। अब यहाँ पे क्या हुआ ना, अब इसमें आप चेक कर सकते हैं, जहां भी आई लेस है जैसे, मतलब 1, इसको आप क्या बोलते हैं A12, इसको A13 बोलते हैं, मैंने दिखाया हुआ था, और इसको A23। तो यहाँ पे आई लेस हो रहा है जैसे, तो उसको मैंने जीरो लिया हुआ है, और जहां अभी आई लेस नहीं है जीरो, मतलब ग्रेटर या इक्वल है, तो वहां पे मैंने ना नॉन जीरो लिया हुआ है। इस तरह से क्या हो गया, लोअर ट्रायंगुलर हो गया। तो 11 नंबर पे है आपका नल मैट्रिक्स रिक्ताव्यूह। इसको आप
जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, शून्य भी बोलते हैं, ठीक। हाँ, मतलब इसमें सारे के सारे एलिमेंट ना, जितने सारे एलिमेंट होंगे सारे के सारे जीरो होंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिया AIJ, ये तो हमेशा लेते रहे हम लोग, ये एक जनरल फॉर्म है। और यहाँ पे ना क्या होता है कि AIJ जितने भी सारे एलिमेंट्स होंगे ना, सब के सब जीरो होंगे। तो फिर उससे हम क्या बोलेंगे, हालांकि इसे A से ना डिनोट करके अगर मैं O से डिनोट करूँ ज़्यादा बेटर है, तो O से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। और वो सारे के सारे एलिमेंट इसमें जीरो होते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा हो 0 0 0 0 ये। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है ना कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, वो कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट इसमें क्या है, जीरो है, तो मैं इसको बोलूँगा नल मैट्रिक्स, इसको बोलूँगा मैं रिक्टाव्यू नल मैट्रिक्स। अब अगला जो है उसे कहते हैं ना हम लोग सब मैट्रिक्स। ये एक अच्छा इम्पोर्टेंट है, सब मैट्रिक्स उप आव्यूह। उप आव्यूह का मतलब क्या है, मतलब किसी एक मैट्रिक्स का कोई पार्ट, एक कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है और उसका मैं उसमें क्या करूं, मैं कुछ रो और कुछ कॉलम को हटा दूं, तो बाकी जो आपका बचेगा उस मैट्रिक्स को ही हम लोग बोलते हैं सब मैट्रिक्स। जैसे मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिया A 2 4 6 8 2 0 9 1 0 3 4 1, और मैंने क्या किया, अब इसका एक पार्ट लिया। सब मैट्रिक्स मैंने कहा ना, मतलब इसका कुछ, मतलब किसी रो और कुछ कॉलम अगर हटा दिए जाए, जैसे मान लीजिए मैं इसे क्या करता हूँ, ये रो और ये कॉलम को मैं हटा देता हूँ, ठीक। तो इस रो और इस कॉलम मतलब R3 को और C3 को, इसको मैं R1 R2 R3 और ये C1 C2 C3 C4, मतलब मैंने R3 को हटाया और C4 को हटाया, तो बाकी जो आपके एलिमेंट्स बचे ना, उनको अगर उनसे मैं कोई अगर मैट्रिक्स मैं बनाऊं, तो उसी को मैं बोलूंगा उसका क्या, सब मैट्रिक्स है। जैसे मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स सब लिया, ये वाला कौन सा 2 4 6 2 0 9, और ये जो मैट्रिक्स है ना, वास्तव में वो इसका क्या है, सब मैट्रिक्स है, इसका पार्ट है। तो पार्ट ऑफ मैट्रिक्स एक्चुअली मैट्रिक्स क्या, सब मैट्रिक्स क्या है, पार्ट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। तो इसका पार्ट है, तो इसको मैं बोलूंगा क्या, ये इसका सब मैट्रिक्स है, उप आव्यूह है। इसके कुछ रो या कुछ कॉलम को हटाने से जो मिला हुआ हमारा मैट्रिक्स है वो आपका सब मैट्रिक्स है। क्लियर।